हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का इकोनॉमी सेक्शन, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, डेटा क्या है उसका। दूसरा पॉइंट है अपना एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनफॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कोई रेगुलर उसका पे और रेगुलेशन नहीं होता है, उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। तीसरा पॉइंट है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हम कवर करेंगे जीडीपी एस्टिमेशन के क्या क्या प्रोसेस हैं, एंड करेंटली इंडिया कौन कौन सा टेक्निक फॉलो करता है। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके क्या क्या डेटा है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूपीएससी या फिर किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। ये करेंटली फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 का डेटा है। इंडिया का करंटली जो जीडीपी है, तो जीडीपी जैसा कि आप जानते हो दो होता है, एक नॉमिनल होता है एंड होता है, दूसरा होता है रियल। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, एंड दूसरा डेटा होता है रियल जीडीपी, जिसमें हम एक बेस ईयर को कंसीडर करते हैं और उसमें उस प्रोडक्ट का जो प्राइस उस टाइम पे था, जैसे अभी करेंटली अपना बेस ईयर है 2011 एंड 12 का बेस ईयर है। तो अभी सपोज जो भी प्राइस का हमें कैलकुलेशन होगा 2011-12 के बेस को कंसीडर करते हुए ही प्राइस का कैलकुलेशन होगा, और इस बेस पे जो भी हमारे पास टोटल डेटा आएंगे उसी को हम जीडीपी बोलेंगे, और टेक्निकली इसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी जो है 293.9 लाख करोड़ है, एंड जो रियल जीडीपी है जो किसी न किसी एक कांस्टेंट प्राइस पे होता है, वो 1,72,090 लाख करोड़ है। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, मीन्स हम फॉरेन में जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हम ट्रेड करते हैं, तो उसका क्या डेटा है करंटली। तो जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 4 वाला, तो उसमें टोटल हमने 778 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं, मर्चेंडाइज भी एक्सपोर्ट है, एंड उसके साथ साथ अपना सर्विसेज सेक्टर का भी एक्सपोर्ट, दोनों इंक्लूड करके टोटल एक्सपोर्ट है। और इस ड्यूरेशन में जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें हमने टोटल इंपोर्ट किया है 853.8 बिलियन डॉलर का। तीसरा अपना डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट है करेंटली अभी डिक्लाइन होकर अपना 3.2% रह गया है, जो कि पहले 2021-22 में, जैसा कि आपको पता है जब कोविड आया था, कोविड आया था तो उस टाइम पे काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उस टाइम पे काफ़ी डेटा बढ़ गया था, एंड उस टाइम पे 4.1% था, जो कि करंटली डिक्लाइन होके अभी 3.2% रह गया है, जो हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है अपना डेट टू जीडीपी रेशियो, मीन्स सपोज हमारा अर्निंग 100 रुपीज़ है, तो इसमें हम लोगों का डेट कितना है, मीन्स हमारा उधार कितना है। तो जीडीपी का अराउंड 80.6% अपना डेट टू जीडीपी रेशियो है, मीन्स 100 रुपये में से 100 रुपये हमारा अर्निंग है, तो उसमें से 81.6 रुपीज़ हमारा उधार है। फिफ्थ पॉइंट है पावर्टी। तो अभी एक डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो पावर्टी है 25% तक कम हुआ है, जो कि 2015-16 में 25 पर 20 जो पावर्टी था 2015-16 में 25% था टोटल पॉपुलेशन का, जो कि घट कर 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में 15% रह गया है। और इस बीच में हमने 13.5 करोड़ लोगों को हमने पावर्टी लाइन से बाहर निकाला है। तो अभी हम देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज जीडीपी में, सेक्टर वाइज जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन दिया देखा जाए तो 23% के हिसाब से फाइनेंशियल
रियल इस्टेट एंड जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं लाइक आईटी सर्विसेज हो गए, इन सब का मेजर कंट्रीब्यूशन है 23%। सेकेंड पे आता है अपना होटल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ या सेक्टर्स हैं वहाँ पे 17% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। थर्ड अपना आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट होता है या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग से जब भी होता है तो उसमें अपने इकोनॉमी में कुछ ना कुछ वो वैल्यू का एडिशन होता है, उसका 15% अपने टोटल इकोनॉमी के वैल्यू एडिशन का 15% सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सेक्टर से आ रहे हैं। और 18% हमारा जो वैल्यू एडिशन होता है जीडीपी में वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, जो किसान खेती करते हैं, लाइव स्टॉक मीन्स पशुपालन हो गया, फिशिंग हो गया, इसका इससे क्या होता है अपना 18% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन सेक्टर से आता है। 2% सिर्फ माइनिंग से आता है, माइनिंग से 14% सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, एंड 2% इलेक्ट्रिसिटी गैसेस से, एंड 9% कंस्ट्रक्शन से आता है अपना। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट कर रखा है, तो उसमें टारगेट में कौन कौन सा है। तो पहला अपना टारगेट है कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, जो कि एक डेटा के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग $5 ट्रिलियन हो जाएगा इंडिया का इकोनॉमी 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर तक, एंड सेम इकोनॉमी बढ़ के अपना 2030 के पहले $7 ट्रिलियन हो जाएगा। ये सरकार का एस्टिमेशन है। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो हम लोगों ने 2030 तक जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, जो करंटली अभी $778 बिलियन हो रहा है, उसको गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम 2030 तक आते आते $2 ट्रिलियन का हम लोग गुड एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जो पर कैपिटा इनकम है, करंटली $2,500 के आसपास है, मीन्स मोटी मोटी देखा जाए तो पर पर्सन अराउंड 2 लाख रुपए इंडिया में कमाते हैं, तो उसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल करना है, मीन्स $4,418 पर कैपिटा इनकम को करना है। ये गवर्नमेंट ने कुछ अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, टारगेट सेट कर रखा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को बारे में भी इसको भी सेट कर रखा है। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट ये होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है अपना, एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू, मीन्स सपोज सरकार के पास 100 करोड़ आ रहे हैं एंड उसमें से सरकार ने एक 120 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मीन्स ये 20 करोड़ जो हो गया ये फिजिकल डिफिसिट हो गया अराउंड 20%। तो सरकार ने एक टारगेट से कर रखा है कि अपना जो फिजिकल डिफिसिट है 2025-26 तक आते आते 4.5% करना है, जो कि करेंटली 5.6% के अराउंड था अपने जीडीपी का। और अभी हम देख लेते हैं कि इन सब चीज़ को जो भी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर रखे उसको अचीवमेंट करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो पहला है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किया है, जैसे पीएम गति शक्ति है, ये रोड, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे फोकस करेगी। दूसरा है कि अपना लॉजिस्टिक पॉलिसी, सपोज हमारा एक फैक्ट्री है गुजरात में तो दूसरा फैक्ट्री है अपना महाराष्ट्र में, तो इन दो जगह को कोऑर्डिनेट करने के लिए या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कितना जल्दी हो पाएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आया था। एंड इसी में हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, जिसमें किसी सिटी के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा और उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स को। सरकार का दूसरा मेजर पुश है कि ये इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बने।
तो मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने के लिए, लाइक मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम्स लॉन्च किए हैं। पीएलआई स्कीम, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, मीन्स जो जितना अधिक मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको गवर्नमेंट है उसको कुछ टैक्स में या फिर जो भी उसको फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसमें कुछ डिस्काउंट देगी। तो इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी तो जो भी इंडस्ट्री है इनको डेवलप होने का टाइम मिलेगा। तो इससे हमारे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी बूस्ट होगा। एंड थर्ड है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से लेकर सरकार ने, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी एक ट्रेड पॉलिसी लेकर आई है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जिसके अंडर टारगेट रखा गया है बाई 2030 के पहले 2 ट्रिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट टारगेट सेट कर रखा है। फिर इसके अलावा है सरकार इसको बूस्ट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रही है कि नए नए डिजिटल इंफ्रा बना रही है। फिर उसके अलावा हमारा फिजिकल जो कंसोलिडेशन है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस पे स्पेशली फोकस कर रही है ये गवर्नमेंट। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बट इन सब चीज़ों को लेकर, जो भी इकोनॉमी है, जो भी हमने डिस्कस किया, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं कि अपने पास एक तो जो इंटरेस्ट का जो भी है अपने आता है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसमें अराउंड 20% सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। तो ये इंटरेस्ट का बर्डन है एक गवर्नमेंट के पास। दूसरा है कि अभी जो क्रूड माल आप ग्लोबल मार्केट सिनेरियो देखेंगे तो वहाँ पे क्रूड का जो मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। और ये जब जब भी क्रूड का या फिर कच्चा तेल का जो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से दाम बढ़ते हैं, तो इसका कमोडिटीज़ जितनी भी होते हैं, लाइक पल्सेज हो गए या फिर जो भी ग्रेन्स हो गए, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और इसके भी प्राइस राइज होते हैं। और अभी करंटली ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है जिसमें डिमांड काफ़ी कम हो गया है। तो जब भी डिमांड कम होता है तो इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। और डिमांड कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि सप्लाई एक्सेसिव होता है और इसमें इकोनॉमी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है और इकोनॉमी भी अपना डाउन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी 40% लोगों का जॉब है वो एआई से खतरा है उनको। तो ये चैलेंजेस हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने जो इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, लाइक अपने पास वर्कफोर्स तो बहुत है बट स्किल्ड कम है। तो ये एक चैलेंजेस है, देखते हैं गवर्नमेंट कैसे इसको हैंडल करती है। एंड अपना अगला पॉइंट है इनइक्वालिटीज़, जैसे कि देखेंगे कि अपने यहाँ रिच में, जो रिच है एंड पुअर है, इसके बीच में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी बैड है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो इसका एक क्या मिडल पाथ होना चाहिए, इस जो भी है गवर्नमेंट का टारगेट उसको अचीव करने के लिए। एक तो जो इंटरेस्ट बर्डन है इसको ध्यान देना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी एक बनाना चाहिए और इसको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए कि हम जो भी फिजिकल अपना डेटा है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है कि पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है इसको हमें बढ़ाना चाहिए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इनको साथ में लाना चाहिए, जिससे कि हमारे इन इकोनॉमी में ये दोनों, जो पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जनरली जो भी है आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक बोलता है। तो आरबीआई का मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली उसको मेजर करना, मॉनिटर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो अभी करंटली देखेंगे कुछ लिमिटेड रीजन्स हैं, लाइक गुजरात में कुछ सेंटर्स हो गए, महाराष्ट्र में कुछ सेंटर्स हो गए, फिर दिल्ली हो गया, फिर ऐसे कुछ गिने चुने शहर हैं, सिर्फ अपना वहाँ से ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, बाकी रीजन को इससे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो जो भी हम एक्सपोर्ट का अपना टारगेट रख रहे हैं तो उसको हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अलग अलग रीजन में, जिससे अलग अलग लोगों को बेनिफिट मिले। और जब भी ये हम
डाइवर्सिफाइड करेंगे अपना एक्सपोर्ट, उससे क्या होगा कि माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन का काफ़ी इशू है इंडिया में, ये अपना कम हो जाएगा। एंड अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है इसको करेक्ट करने के लिए कि जो टैक्स सिस्टम है इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, मीन्स सिंप्लीफाइड करना चाहिए, जिससे ये सारे क्लासेस को इसका बेनिफिट मिले। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है इसको ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे इंटरलिंक करना चाहिए, और उसको इंटीग्रेट करके जो भी हमारा ग्लोबल में डिमांड है, सप्लाई है, उस बेस पे जो भी डिमांड जिसका ज़्यादा है उसी को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। जब हम जिसका डिमांड ज़्यादा है उसको प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो हमें इसका मॉनेटरी टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसमें लास्ट पॉइंट है अपना कि जो मेक इन इंडिया जैसे अपने यहाँ स्कीम्स हैं इसको और ब्रॉड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और इस पे सरकार का स्पेशल फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस होना चाहिए कि जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो ट्राई करना चाहिए कि डबल डिजिट में रहे, डबल डिजिट में रहे, तो इससे अपने इकोनॉमी के लिए काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी देख लेते हैं। तो करेंटली अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 3.1% है 2023 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23 के डेटा के अकॉर्डिंग 3.1% ही बेरोजगारी है। और इसमें भी जो भी 3.1 है उसमें हर तीसरे में एक यंग बेरोजगार है, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू है। दूसरा पॉइंट है अपना कि वुमेन्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। जैसे करेंटली ये PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 41% जो महिलाएं हैं वही लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी 59% महिलाएं हैं इनका अपने इकोनॉमी में कोई भी योगदान नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है महिलाओं में, इंडिया में काफ़ी कम है बाकी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, या फिर जो भी वर्ल्ड बैंक है उसके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में महिलाओं का जो रोज़गार है वो काफ़ी कम है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो उस रीजन को देख लेते हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्यों है। तो पहला रीज़न है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो रहा है। तो ये एक की चैलेंज है और इसको सरकार को टैकल करने के लिए कुछ पॉलिसी या फिर इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा अपना है कि जो हायर लेवल में देखेंगे कि एजुकेशनल अटेनमेंट जो है हायर लेवल में ये काफ़ी कम है, ये ILO के रिपोर्ट के हिसाब से। तीसरा है कि 4.7% इंडियन लेबर फोर्स में ही सिर्फ फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग होती है, बाकी लोगों में स्किल का ट्रेनिंग नहीं किया जाता है। और जो भी वर्कर्स हैं इनको स्किल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, न्यू मशीन्स आ रही हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर को कम करने के लिए ये ऑटोमेटेड बहुत सारी मशीनरी आ रही हैं। और तो बहुत लोग क्या होता है कि वो स्किल्ड नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपना स्किल डेवलपमेंट के से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ये एक की चैलेंजेस है, सरकार इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, खेती किसान से रिलेटेड, वहाँ पे 45.76% सिर्फ लोग खेती में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी होता है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सपोज अभी हमारा पैडी, पैडी मीन्स धान का बुआई हुआ, तो बुआई सपोज उनको ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 4 महीने का है, 4 महीने का है। तो इस प्रोसेस में एक हफ्ता सपोज बुआई कर दिए, फिर इन 2 महीने तक इनको बैठना रहेगा, मीन्स इनके पास कोई काम नहीं रहेगा। इसी को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सरकार को क्या क्या मेजर लेने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो अभी करंटली आत्मनिर्भर भारत योजना को गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और स्पेशली ये उनके लिए है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको फोकस करने के लिए इनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप
आत्मनिर्भर बनेंगे तो फिर क्या होगा कि इससे लेबर फोर्स का डिमांड बढ़ेगा, लेबर फोर्स का डिमांड बढ़ेगा तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, इसको सरकार पीएम स्वनिधि स्कीम लेकर आई है जिसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं। कोलेटरल फ्री लोन वैसे लोन होते हैं जिस लोन को पाने के लिए आपको कोई भी पेपर या डॉक्यूमेंटेशन या फिर ज़मीन के लिए, जैसे होता है बहुत सारा लोन ऐसा होता है जिसमें ज़मीन से रिलेटेड आपको कागज़ बैंक को जमा करने होते हैं, तो कोलेटरल फ्री में आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक को नहीं देना रहता है, इसी को कोलेटरल बोलते हैं। तो पीएम स्वनिधि स्कीम में ये कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है। तीसरा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें जो अपना मजदूर वर्ग है जो इसका काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, लाइक बढ़ई हो गए, कारपेंटर हो गए, और जो घर बनाने वाला काम करते हैं, उनको ये सपोर्ट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम लेकर आई है, जिसमें काफ़ी कम अमाउंट पे ये लोन दे रहे हैं। और इसके अलावा है, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव और सरकार को लेना चाहिए, लाइक जो भी ग्रोथ है अपना उसको और फास्ट करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। दूसरा है कि जो जॉब है उसको क्वालिटी जॉब इम्प्रूव करके हमें क्वालिटी जॉब देना चाहिए। लाइक अभी देखेंगे तो क्वालिटी जॉब को ऐसे जॉब्स होते हैं जैसे जिसमें आपकी सोशल सिक्योरिटीज़ भी रहती हैं और उसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है। तो ऐसी जॉब को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको फोकस करना चाहिए। और इसको फोकस तभी किया जा सकता है जब सरकार हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट करेगी और लिविंग स्टैंडर्ड व हेल्थ का ध्यान देगी। फिर इसमें और भी इश्यूज ऐसे हैं जैसे माइग्रेंट का इश्यूज है, वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन का इशू है, बहुत सारे महिलाएं देखेंगे कि जॉब नहीं कर पाती हैं वो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी। तीसरा है कि जो वर्कर्स होते हैं, गरीब घर के जो वर्कर्स होते हैं, वो यूजुअली क्या होता है कि उन पे इतना बोझ रहता है कि वो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। और सरकार को अगला पॉइंट है कि जो फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। आप जब भी इसको बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा कि इकोनॉमी में इक्वालिटीज़ भी आएंगी और इससे एक अपने इकोनॉमी में बूस्ट भी मिलेगा। जैसे सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया था यहाँ पे, मैटरनिटी लीव को बढ़ा के इन्होंने 26 वीक का किया था, तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स लेकर आना चाहिए गर्ल्स के लिए भी। दूसरा हमारा टॉपिक है कि ओईसीडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बताया था कि जो पुअर इनफॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं उनका जो वल्नरेबिलिटी का ये होता है वो उनके बच्चों पे भी पड़ता है। मीन्स जो पुअर वर्कर्स होते हैं उसमें जो उनका काम होता है, काम की वजह से उनके बच्चों में सेम वही लो क्लास वाले जो वर्क होते हैं, जो जॉब होते हैं, मजबूरी हो जाती है कि सेम जॉब उनके बच्चों को भी करनी पड़े। तो इसका क्या क्या की फाइंडिंग्स है वो देख लेते हैं कि पॉपुलेशन इसमें मेजरली क्या होता है कि जो पुअर होता है उसका मेजरली पॉपुलेशन काम करती है इनफॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने की वजह से इनको क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल का रिस्क होता है कि कभी काम है कभी नहीं है, तो इसकी वजह से वो बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो और सोशल सिक्योरिटी का भी एक इशू है जिसकी वजह से उनको सोशल कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। और जब सोशल प्रोटेक्शन नहीं होता है तो उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि जो काम गरीब मजदूर घर के जो लोग काम पिता करते थे वही बच्चे भी करते हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ा इशू है। और ये जब इशू आ जाने की वजह से, बच्चों पे जिम्मेदारियां बढ़ जाने की वजह से अर्निंग में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हो जाती है, क्योंकि जो रिच पर्सन्स होते हैं या फिर अपर क्लास के होते हैं उनकी एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब एजुकेशन काफ़ी अच्छा होगा तो उनका जॉब भी अच्छा होगा, और जॉब भी अच्छा होगा तो उनका जो अर्निंग है ये भी अच्छा रहेगा। और सेम इसका इन्वर्सली हो जाता है कि जो पुअर होते हैं उनका एजुकेशन डाउन होता है। एजुकेशन डाउन होता है तो एजुकेशन डाउन होने की वजह से उनका जॉब भी अच्छे क्लास वाले जॉब नहीं मिल पाते हैं, और उसके वजह से उनका पे स्किल्स भी डाउन रहता है। तो ये क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स से
अपने चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होती है ये चीज़ें, तो सरकार को इसको कम करने के लिए कुछ पॉलिसी का रिकमेंडेशन है, जैसे स्किल का डेवलप, टाइम टू टाइम स्किल का डेवलपमेंट करना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव लेकर आना चाहिए। फिर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशनल इन्हांसमेंट के लिए। सपोज कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम्स लानी चाहिए, और उसके साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स भी लेनी चाहिए सरकार को, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए कि इनकेस कभी भी पुअर या मजदूर को कुछ होता है तो सरकार इसके लिए खड़ी रहे। फिर इनके अनएम्प्लॉयमेंट होने की, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनको सरकार या फिर गवर्नमेंट जो भी है इसके लिए कुछ तो प्रोटेक्शन दे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेबर से रिलेटेड। तो लेबर लॉज क्या होते हैं कि ये लीगल राइट देते हैं वर्किंग पीपल को, इसी को रेगुलेट करने के लिए लेबर लॉज लाए गए हैं। करंटली अपने यहाँ देखेंगे तो अभी इंडिया में 4 तरह के लेबर कोड्स हैं, लाइक कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 वाला है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, फिर ये देखेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ है वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, एंड कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 2020 का एक कोड है। अभी हम देख लेते हैं इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखेंगे कि अभी चार तरह के चार तरह के ये कोडेड हो जाने की वजह से इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी, ये जो एक्ट है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में इशू है। दूसरा है कि मल्टीपल कोडेड हो जाने की वजह से, कोड्स हो जाने की वजह से इनका जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत ख़राब है, मीन्स ये प्रॉपर रेगुलेशन इसका मॉनिटर नहीं हो पाता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, सपोज ये 4 तरह के नियम आ जाने की वजह से कोई भी इंडस्ट्रीज है तो इस पे काफ़ी ओवर रेगुलेशन की वजह से ये ग्रोथ जो भी होता है इनका ये डाउन हो जाता है। और इसका हम देख लेते हैं कि इसका लेबर कोड पे क्या क्या इफेक्ट है इन इशूज़ को लेकर के, कि आप देखेंगे कि जो ये कैटेगरीज हैं इनका काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, मोर कैटेगरी ऑफ वर्कर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऐसे को कवर करना चाहिए, और मिनिमम पे देना चाहिए टू ऑल, सारी जो भी कर्मचारी हैं उनको एक मिनिमम पे देना चाहिए। फिर ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज हैं ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि जब ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो इससे जॉब का क्रिएशन होगा, जॉब का क्रिएशन होगा तो अपना इकोनॉमी बूस्ट होगा टैक्सेशन सिस्टम से, या फिर जो अपना कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सपोज किसी के पास पैसे रहेंगे तो वो कंज्यूम भी करेगा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको कंज्यूम करेगा तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और देख लेते हैं कि अभी करंटली जो ये 4 कोड्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। एक तो ये मिनिमम यूनिवर्सल मिनिमम वेज जो है बहुत कम है, इसको एक स्टैंड फिक्स कर देना चाहिए कि इतना कम से कम तो वेज तो मिलना है, वेज मीन्स मजदूरी तो मिलना ही चाहिए, एक तो ये इशू है। दूसरा है कि बहुत सारे जो अलग अलग रूल्स हो जाने की वजह से बहुत टर्म्स ऐसे हैं उनका डिफिनीशन ओवरलैप होता है, मीन्स किसी एक्ट में कुछ और डिफिनीशन है, दूसरे एक्ट में सेम उसी चीज़ का डिफिनीशन कुछ और है, जैसे गीग वर्कर हो गया, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। उसके बाद है अपना सोशल सिक्योरिटी का एक इशू है, क्योंकि सपोज कोई वर्कर है वो ऑन डिमांड काम कर रहा है, तो उसके बाद सपोज जब डिमांड आया, डिमांड किसी ने किया तो वो तो अवेलेबल तो है, उसको मिल जाता है, बट फिर क्या होता है वो बाद में अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो ये एक इशू है। तो इसका एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक मिडल पाथ क्या होना चाहिए जिससे कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिले मिले और अर्निंग का बूस्ट मिले, कि इनको एक स्मॉल स्केल पे यूनिट सेट करनी चाहिए जो इनको लॉ के थ्रू ये रेगुलेट करे, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेबर कोर्ट रहे, लोक अदालत रहे, और लेबर रिलेशन कमीशंस का एक कमिटी बनना चाहिए, और इससे रिलेटेड कोई ऐसा एक पॉलिसी का फॉर्मेशन होना चाहिए जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। अभी हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है अपना स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है
कि सपोज अभी कोई एक नई मशीन आई है, सपोज एआई आया, तो जब आए तो बहुत सारे लोग एआई को अपनी जॉब में इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे, बट इसका जब ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ये लोग अपने एआई का यूज अपने जॉब में करेंगे, तो इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा और उनका पे स्केल भी बढ़ेगा। तो जब पे स्केल बढ़ेगा तो ये इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो अभी करेंटली देखेंगे तो सिर्फ 5% लोगों का ही फॉर स्किल का ट्रेनिंग हो पाता है, जबकि आप देखेंगे यूएस में टाइम टू टाइम 52% लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, और कोरिया जैसे कंट्रीज़ में 96% लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। उसके अलावा है कि 50.3% इंडिया के लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लायक है ही नहीं। सपोज़ किसी ने बीटेक कर लिया, बट बीटेक का सपोज 100 लोगों ने किया, तो उसमें से सिर्फ 50 लोग ही जो जॉब पाने का क्राइटेरिया है उसको फिल करते हैं, या उतना ये नॉलेज रहता है। तो ये एक, और ये जो डेटा है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग 50% लोग एम्प्लॉयबल हैं, बाकी सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं हैं। अपना अगला पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ जॉब जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, ये पीएलएफएस का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या टारगेट गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है, मीन्स 40 करोड़ लोगों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू स्किल का डेवलपमेंट करना, कि और स्किल का डेवलपमेंट जो होगा मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जॉब ऑन डिमांड होगी उस बेस पे इनका स्किल का डेवलपमेंट करना है, जिससे अपना इंडिया जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल कैपिटल बने। और जो अभी स्किल डेवलपमेंट अराउंड 3 पॉइंट समथिंग है, उसको बढ़ा के अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का 15% कर दें, तो इससे क्या होगा कि इंडिया स्किल कैपिटल बन सकता है। और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी चाहिए, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सारे क्लास के लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहे अपने इकोनॉमी में, जैसे जेंडर का हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गए, लोकेशन हो गया, सारे जियोग्राफिकल एरिया से सारे लोगों का इंक्लूसिवनेस रहे और सारे लोग काम करें, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर से। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लाई है, कौशल योजना लाई है, स्मार्ट योजना लाई है, स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रेडिएशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक नीपू योजना लेकर आई है, जिसमें 1 लाख वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उस उनका स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जैसे ये जो भी इश्यूज हैं लेबर से रिलेटेड, इनको इम्प्रूव करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं और जो अकेडमिक हैं, इनको एक साथ पार्टनरशिप कोलैब करके इनको एक ऐसा कोई प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो भी उस कोर्स को करे वो आराम से जॉब पा सके। तो इंडस्ट्री और एकेडमी को दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए, और साथ साथ में जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसकी मैपिंग करें, मीन्स जब भी स्किल देते हैं तो वैसे सेम वैसे ही स्किल देने चाहिए जो मार्केट में जिस जॉब का या फिर जिस स्किल्स का डिमांड हो। और जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, सपोज आपने आंध्र प्रदेश से कोई कोर्स किया है, तो आप कुछ केस में देखेंगे वो तमिलनाडु में उस सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि उस जो भी स्किल डेवलपमेंट हुआ इसका कोई उस पे कैंडिडेट पे बेनिफिट में नहीं मिला। तो इस केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी ये सर्टिफिकेट जनरेट होता है इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर देना चाहिए, जिससे कि इसमें वैलिडेशन में कोई इशू ना रहे। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इनकरेज करना चाहिए। अगला टॉपिक है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि करंटली जीडीपी एस्टिमेशन से रिलेटेड क्या क्या डेटा है। तो जो जीडीपी होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो जो अपना फर्स्ट क्वार्टर था 2024-25 वाला, 2024 एंड 25 एफआई जो था, एफआई था, इसका डेटा आया है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% के ग्रोथ से ग्रोथ किया है, और स्पेशली जो सर्विस सेक्टर था वो डबल डिजिट में ग्रोथ किया है, जिसका कंट्रीब्यूशन है टोटल अपने इंडियन इकोनॉमी की ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अराउंड 50% इसका कंट्रीब्यूशन है।
बट प्रॉब्लम जीडीपी कैलकुलेशन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, इसका प्रॉपर एक्यूरेटली ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं कि जीडीपी में कैलकुलेशन से करेंटली क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो पहला टेक्निक है अपना वैल्यू एडिशन अप्रोच, जिसमें किसी इकोनॉमी में सपोज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कितने अमाउंट का उसका फाइनल वैल्यू है, उसको हम वैल्यू एडिशन अप्रोच कहते हैं। और ये सारे इंटरमीडिएट स्टेज पे भी इसको काउंट किया जाता है ईच लेवल पे, लाइक प्राइमरी सेक्टर पे कितना उसका वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ, थर्ड टर्सरी सेक्टर पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ। ये सारी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के बाद, इसका सम अप करने के बाद जो भी आता है वो टोटल जीडीपी हो जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया इनकम अप्रोच, कि इंडिया के सारे लोगों को मिला दिया जाए तो वो लोग कितना कमाते हैं, इसी को बोलते हैं इनकम अप्रोच। तीसरा हो गया अपना एक्सपेंडिचर मेथड, मीन्स जो भी इंडिया के लोग हैं वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं, मीन्स वो खर्च उतना ही करेंगे जितना वो लोग कमा रहे हैं। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन करने का ये तीन मेथड्स हैं। बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि करंटली इंडिया में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में आप देखेंगे करंटली जो कैलकुलेशन का मेथड है, इनकम मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं। इंडिया में इनकम मेथड को प्रेफर किया जाता है। और इसमें इनकम जो भी इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, वो अर्निंग कर रहे हैं तो कितना अर्निंग कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और सारे लोगों का सम अप करने के बाद इसी को जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी देखेंगे आप, दो टाइप के होते हैं, एक रियल जीडीपी हो गया और एक नॉमिनल जीडीपी हो गया। और ये जो डेटा है निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके द्वारा। और जो रियल जीडीपी होता है इसमें एक कांस्टेंट ईयर को मान के, जिसका करेंटली अपना कांस्टेंट जो ईयर को हम बेस ईयर कंसीडर करते हैं और 2011-12 को कंसीडर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का इस साल पे उसका वैल्यू था, प्राइस था, जो भी प्राइस था उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू का जोड़ते हैं। तो जो भी टोटल वैल्यू आती है उसी को हम रियल जीडीपी बोलते हैं, ये रियल जीडीपी बोलते हैं। और दूसरा ये हो गया कि हमारा जो भी प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसका करंट जो प्राइस है उस प्राइस के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है उसी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। बट आप देखेंगे कि जीडीपी हमारा बढ़ रही है। अभी पहले 3 था, 3 अभी देखेंगे तो 3.75 ट्रिलियन यूएसडी के बराबर है। बट देखेंगे कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट उसके बाद भी हमारा लो लेवल पे देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। तो पहला है एक्यूरेसी ऑफ डेटा, क्योंकि देखेंगे कि जब भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो इसको आने में लगभग 3 इयर्स का टाइम लग जाता है। क्योंकि एक तो 3 बार ये एस्टिमेशन होता है, मीन्स जैसे वो फाइनेंशियल ईयर भी था 31 अप्रैल को, 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1 या 2 महीने बाद उसका डेटा आता है। तो ये फर्स्ट एस्टिमेट होता है, फिर उसके बाद 2 एस्टिमेट, फिर तीसरा। तो देखेंगे कि तीसरे साल आने के बाद एग्जैक्ट डेटा आता है। तो ये एक्यूरेसी का एक तो इशू है। और दूसरे इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं इनको कंसीडर ही नहीं किया जाता अपने इकोनॉमी में। जैसे कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनमें जैसे केयर इकोनॉमी हो गया, इसको हम आगे जब भी सोसाइटी वाला पार्ट कवर करेंगे तो इसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा अपना अगला है कि ब्लैक मार्केट, इसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन में दो इशू हैं। अगला टॉपिक है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। तो ये देखेंगे रिसेंटली अभी आया था अपना रिपोर्ट। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं कंसीडर करने के। पहला होता है कि उनका हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, दूसरा होता है उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, मीन्स कितना अच्छा एजुकेशन है, और तीसरा होता है कि उनका रहने का तौर तरीका क्या है। तो ये 3 पैरामीटर को देखते हुए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकाला जाता है। और इसके कुछ लिमिटेशंस हैं।
लाइक कि इसमें इनइक्वालिटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, मीन्स पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन के सिक्योरिटी को लेकर, इम्पावरमेंट को लेकर, इनका कैलकुलेशन का कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं ऐड किया जाता है, मीन्स इस पैरामीटर को कंसीडर ही नहीं किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। और इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड करेंटली इंडिया ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है, अभी करेंटली 134वां है। इसके पहले हम 135 पे थे, मीन्स 1 रैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। और अपने नेबरहुड में देख लिया जाए तो जो चाइना है वो उसका, जैसे हम लोग 134 पे हैं, इंडिया देखेंगे, इंडिया 134 पे है, और चाइना जो है 75 पोजीशन पे है, श्रीलंका 78 पे है, मालदीव 87 पे है, भूटान 125 पे है, बांग्लादेश 129 पे है। तो अभी देखेंगे जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनमें भी हम सबसे खराब हैं, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो। इसमें टॉप कंट्रीज थी स्विट्जरलैंड। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पिछला 2 दशक गया है इसमें देखा जाएगा तो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे घट रही है। और इससे क्या हो रहा है कि जो अपना डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल डेमोक्रेसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। थैंक यू गाइज, अभी के लिए हम इतना ही इसे यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। बाकी हम इससे बाद वाला जो भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप कुछ भी, आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारा टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन हमने अपने टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। आप ये वीडियो यूज़फुल लगा तो अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।